इन दिनों उम्र 16-17 बरस थी। अच्छे बुरे की तमीज़ और दुनिया को बरतने का ढंग नहीं आया था। सोचों में गहराई ना थी कि जिंदगी और मुस्तकबिल के फलसफे को समझती। बस अच्छी शक्लों पर मर मिटने को जी चाहता था। ये उम्र का वो दौर था जब दिल को साथी तलाश होती है। मैं भी मकसद नहीं झांकती थी। नजरें किसी हसीन साथी की आरजू में बेकरार रहती थी और मेरी भोली माँ मेरी नज़रों का मफहूम ना समझती थी। तभी उन्होंने कभी छत पर जाने से मना नहीं किया। इनका ख्याल होगा ये और तो कहीं आती जाती नहीं, एक छत ही तो है, खुली फिजा में सांस ले ले। ये इतवार का दिन था। काफ़ी दिनों से सामने वाली बिल्डिंग में बालाई मंजिल पर जो फ्लोर खाली था, आज वहाँ जिंदगी के आसार नजर आए। एक खूबरू नौजवान गैलरी से झांक रहा था। अचानक इसने नज़र ऊपर उठाई और मुझे छत की मुंडेर से अपनी जानिब तकते पाया। बेइख्तियार वो मायना खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया और मैं छिपकर पीछे हो गई। पर अब चैन कहाँ था। जरा देर बाद फिर झांका। इस शौक ने खुशदिली से हाथ हिला दिया। मेरी नवीद से सनाशाई बस ऐसे ही एक झलक से शुरू होकर एक मुकम्मल दास्तान पर ख़त्म हुई। मगर मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र मंजिल पा लेने के बावजूद भी नामुकम्मल रह गया। एक रोज़ जबकि छत से झांक रही थी और नवीद मुझे इशारे कर रहा था, मेरी शामत आमाल वालिद साहब गली से नमूदार हो गए। वो घर की जानिब आ रहे थे। मैं तो अपनी दुनिया की रंगीनी में खोई हुई थी। इनके आने का एहसास ना हुआ, लेकिन अब्बू ने मुझको निगाहों की जबान में नवीद से गुफ्तगू करते देख लिया। घर आए तो वालदा से पूछा, सुल्ताना किधर है? छत पर होगी या यहीं कहीं होगी? उन्होंने शान बेनियाजी से जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। सोहरा बेगम, कमाल है, तुम जवान बेटी की माँ हो और तुमको खबर ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। अगर छत पर भी है तो इस भरी दोपहर में वहाँ क्या कर रही है? अब मुझे क्या खबर भई, मैं तो किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ हूँ। खाने को छोड़ो और बेटी की खबर लो। छत पर जाओ, देखो तो वहाँ कड़कती धूप में क्या कर रही है। वालिद साहब के सख्त तेवर देखकर अम्मी ऊपर आने को जीने पर चढ़ने लगी। इनके कदमों की आवाज़ पर मेरे कान खड़े हो गए। जीने पे पहुंच गई कि इनके छत तक पहुंचने की नौबत ना आए। चलो, तुम्हारे अबू आ गए हैं और तुमको पूछ रहे हैं। मेरा दिल धड़क उठा। खुदा ना करे मुझे नवीद से इशारों में बातें करते तो नहीं देख लिया। दिल दुरुस्त खदशे से धड़का था। उन्होंने डपट कर पूछा, इतनी तपिश है, इस वक्त छत पर क्या कर रही थी? क्या सामने की बिल्डिंग में तुम्हारी कोई सहेली रहती है? इनका ज़ोमाना जुमला मुझे ताजियाने की तरह लगा और मैंने झुरझुरी ली, नहीं तो अब्बू, बस इसी कदर कह सकी। वो भी इस वक्त तो गुस्सा पी गए, लेकिन इनके दिल में जिस खदशे ने सर उठाया था, इसने एक ऐसी फिक्र का रूप धार लिया जो तपेदिक की मानिंद बाबा जाने की हड्डियों को गलाने लगी। वालदा कुछ ठंडे मिजाज की थीं और बिल्कुल भी उजलत पसंद ना थीं। जो काम माओ का होता है वो भी वालिद साहब ने खुद सर अंजाम देने की ठान ली। वो दिन रात मुझे बिहाने की चारा साजी में लग गए। करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि मेरी बेटी का रिश्ता तलाश करना है। ख़ानदान में इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं है। आदमी किसी जुस्तजू में लग जाए तो कामयाब हो ही जाता है। एक दोस्त के तवसुत से वालिद साहब को भी मेरे लिए मुनासिब रिश्ता मिल गया। एक रोज़ वालिद के दोस्त शाकिर साहब की बेगम हमारे घर आई। इन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। जब वालदा ने आगाह किया कि तुम्हारे अबू ने एक लड़का पसंद कर लिया है तो मैं परेशान हो गई। ताहम माँ की तसल्ली को कहा, मुझे इस लड़की की फ़ोटो तो दिखाए, तभी हाँ करूँगी। अगले रोज़ अम्मी ने एक फ़ोटो दिखाई। मौसूफ की शक्ल, एक आँख मुझको ना भाई, ज़रा भी खूबसूरत ना थे। ऊपर से कुछ पुख्ता उम्र लगते थे कि सर पर बाल बहुत कम थे। देखते ही मैंने फ़ोटो को परे फेंक दिया और कानों को हाथ लगाकर कहा, तौबा तौबा, क्या आपको मेरे लिए यही बर मिला है? हरगिज़ इससे शादी ना करूँगी, मर जाना पसंद करूँगी। अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने ये कहकर मुझको मज़ीद इस मामले पर बहस करने से रोक दिया कि तुम्हारे अब्बा आ जाएं तो इनसे बात करूँगी। अगले रोज़ जब अब्बू दफ्तर चले गए, माँ ने कहा मैंने बात की है। उन्होंने यही सवाल किया कि बेटी से पूछो इनकार की क्या वजह है। महज सूरत ही सब कुछ नहीं होती, असल शय सीरत होती है। अम्मा, सीरत के साथ लड़की लड़के की पसंद को भी तो खातिर में रखना पड़ता है। तो कोई पसंद है तेरी, बता दे, ये भी मैं तेरे अब्बा से पूछ लूँगी। सोचा मौका अच्छा है, माँ के कान में डाल ही दूँ। ऐसा ना हो बाद में कहें मैंने तो पूछा था लेकिन तुमने ही अपनी पसंद ना बतलाई। माँ, सामने वाली बिल्डिंग में जो लोग आए हैं इनका लड़का है नवीद, नाम है।
मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद है। वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब्बा से कहें मेरा रिश्ता इसके साथ कर दें। लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान से है? अरे भाई कुछ तो मालूम हो। मुझे नहीं मालूम अम्मा, मैं इससे मिलती थोड़ी हूँ। बस छत से हम बात कर लेते हैं। वो नए लोग आए हैं और मालूमात लेना तो अब्बा का काम है। अम्मी ने अपना कहा निभा दिया, मेरी पसंद से अब्बू को आगाह कर दिया। वो तो चिराग पा हो गए कि सब जानता हूँ, मुझे मालूमात लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई फैमिली नहीं बल्कि एक लड़का तन्हा रहता है, किराए पर फ्लैट लिया है। इसके घर वालों का अता पता क्या मालूम करूँ। मुझे वो सिरे से पसंद नहीं है। ओबाश लगता है। इसकी फैमिली भी होती तब भी वो मुझे कबूल नहीं होता। जो रिश्ता शाकिर साहब के तवस्सुत से आया है वो हर लिहाज से बेहतर है। बेटी को समझा दो कि ये ताक झांक का सिलसिला बंद कर दे, वरना ऐसी मार मारूंगा कि बचेगी नहीं। अम्मा मुझे क्या बताती। वो ये सब बुलंद आवाज़ के साथ गरज बरस कर कह रहे थे कि अब इनका कहा पत्थर की लकीर है और मज़ीद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। वो किसी अजनबी से रिश्ता ना करेंगे। अगले रोज़ शाम को शाकिर साहब के हमरा इनके अजीज़ और मेरे रिश्ते के तारिब कयूम साहब और इनके साहबजादे भी तशरीफ़ ले आए। इन लोगों को वालिद साहब ने चाय पर बुलाया था ताकि अम्मी भी लड़की को देख लें, इससे बातचीत कर लें कि माँ की तसल्ली भी होनी चाहिए। वालदा ने बातचीत कर ली और उन्हें भी फ़हद पसंद आ गया, बल्कि वो तो इस रिश्ते की ज़्यादा तरफदार हो गई। जब ये लोग ड्राइंग रूम में थे, मैं छत पर गई और इन लोगों को जाते हुए देखा। पहली ही नज़र में मुझे ये शख्स बेहद बुरा लगा, जो कि इस घर का मुतवक्का दामाद था। इस वक्त सोच लिया कि जान दे दूंगी मगर शादी अपने ख्वाबों के शहजादे नवीद से करूंगी, जो इस कदर खूबसूरत और हैंडसम था जैसे किसी मुल्क का प्रिंस हो। जब उबलते चश्मे को रास्ता ना मिले तो वो पहाड़ को शक कर डालता है। मैंने भी अजलत में एक खत लिखकर नवीद की तरफ उछाल दिया। वो दौड़ कर आया और ख़त गली से उठा लिया। खत में तमाम अहवाल दर्ज करके इस्तदा की थी, किसी तरह एक बार मिलो ताकि हम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। शाम को उसने गैलरी से करीबी पार्क की जानिब इशारा किया और 2 उंगलियों से 11 बजे का वक्त बताया। वालिद साहब सुबह दफ्तर चले जाते। मैंने कभी अम्मी से ना कहा था कि किसी सहेली की तरफ जाना है। पहली बार इनकी मिन्नत की कि राफिया से मिलना है। वो बोली ज़रा काम से फारिग हो लूँ तो चलती हूँ। आप कभी भी फारिग नहीं हो सकती, क्योंकि आपके काम तो ख़त्म होने में नहीं आते। तब तक अबू के घर लौट आने का वक्त हो जाएगा। राफिया का घर नज़दीक ही तो है, साथ वाले पार्क के पास। भोली माँ को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मिन्नत से बातों में आ गई। बोली अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। आध घंटे से ज़्यादा देर ना लगाना, वरना मैं खुद तुमको लेने राफिया के घर आ जाऊंगी। खुदा का शुक्र अदा किया। दौड़ी हुई कमरे में गई, जल्दी से लिबास तब्दील करके घर से निकल गई। पार्क का रास्ता सिर्फ 5-7 मिनट का था। वो पहले से मुंतज़िर था। पहली बार मिली थी। रूबरू एक दूसरे से करीब एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी मुसरत का कोई किनारा ना था, लेकिन जिस खौफ से ये जुर्रत की थी, इजहार ज़रूरी था। उसने कहा मुझसे बिछड़ने का डर है तो मजबूत कदम उठाना होगा। कहो तो तुम्हारे वालिद से रिश्ते की बात करूं, मगर ना मेरे साथ चलो, कोर्ट में निकाह कर लेते हैं। वो रिश्ता ना देंगे। अब वो फैसला कर चुके हैं, फहद से ही रिश्ता करेंगे। उन्होंने वहाँ हाँ कह दी है, तो फिर क्या करना है? कोर्ट मैरिज? कुछ सोचकर मैंने सर झुका लिया। देखो मैं तनहा हूँ, अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ रह रहा हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना बुजुर्ग कि तुम्हारे अब्बा से रिश्ता लेने आए। अलबत्ता 2-1 दोस्त हैं, वो आ सकते हैं मेरे साथ। बस रहने दो, अब्बा कहेंगे ख़ानदान का आता पता नहीं और चले आए हो रिश्ता मांगने। क्या रिश्ते यूं तय होते हैं? मुझे पता है कि वो ऐसा ही कहेंगे। 2-3 दिन सोच विचार में गुजर गए। इधर अम्मा अब्बा मेरी शादी के तस्करों में लगे थे, इधर मैं नवीद के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब बुन रही थी। आखिर इसकी हिम्मत दिलाने पर एक रात जबकि अम्मी अब्बू सो रहे थे, चुपके से दर खोलकर निकल आई और इसकी कार में बैठकर हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। यूँ वालिदैन की बेखबरी में इनकी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद की शादी कर ली। नवीद ने इस वाक़े से चंद दिन कबल सामने वाला फ्लैट छोड़ दिया था। वो इस दूसरे फ्लैट में मुझे ले आया जो किराए पर ले लिया था। नवीद से कोर्ट मैरिज करके खुश थी। अगरचे वालिदैन को धोखा देने का कल्प ज़रूर था, मगर इस वक्त अपनी खुशी और अपने ख्वाब ज़्यादा अजीज थे। नवीद ने कोई कमी ना की, अच्छा खिलाया पिलाया। रोज़ शाम को सैर पर जाते। ये फ्लैट हमारे घर से काफ़ी दूर एक पोश इलाके में था। मुझको अपने शौहर के साथ कभी खर्चे की तंगी महसूस ना हुई, लेकिन इस बात का भी इल्म ना था कि वो क्या काम करते हैं।
बस यही कहते थे कि एक छोटा मोटा अपना बिजनेस है। तुमको मेरे बिजनेस की तफसील जानने से क्या गर्ज, तुम्हें तो बस खर्चे से मतलब होना चाहिए, वो तुमको मिल जाता है। 4 साल सुकून के गुजर गए। एक बार नवीद से छुपकर अम्मी से फ़ोन पर बात की। फ़ोन राफिया के घर लगा हुआ था। इसको मेहनत करके कहा अम्मी को बुला लाओ। वालदा ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। अब मैं 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। जिस फ्लैट में हम रहते थे, इसके बराबर वाले फ्लैट में एक उम्र रसीदा नर्स मरियम रहा करती थी। जब बच्चियों की पैदाइश हुई, इसको बुला लेती। वो मेरे शौहर की बहन बनी हुई थी और नवीद इसको मरियम आपा बुलाते थे। नवीद चले गए और फिर इनकी खबर न आई। आपा को पता था कि वो किसी एजेंट के ज़रिए गए हैं। उन्होंने इस आदमी का खोज लगाया और पूछा कि नवीद को गए 1 माह हो गया है, कोई खैर खबर नहीं आ रही। तब उसने बताया कि वो गैर कानूनी तरीके से जाने की वजह से पकड़े गए हैं और उन्होंने इनको कैद कर लिया है। वो दयारे गैर में सज़ा काट रहे हैं। 3 साल गुजर गए। नवीद लौटे, ना कोई राब्ता किया। मैं कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गई। 2 छोटी बच्चियों का साथ था। ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी कि नौकरी कर लेती। आपा खुद बेवा थी और एक अस्पताल में जिस वक्ती काम करती थी। बेचारी की तनख्वाह ही क्या थी, इसकी अपनी मुश्किल से पूरी हो रही थी। फिर भी जहाँ तक बन सका सहारा दिया। आखिर जमा पूंजी जेवर सब खत्म हो गया। मैं फ्लैट का किराया देने से भी कासिर थी। एक रोज़ मालिक मकान ने मेरा सामान बाहर निकलवा दिया। रहने का भी आसरा ना रहा। आपा ने रहम खाकर मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लिया, मगर यही कहा कि अब तुम खुद अपने कदमों पर खड़ी होने का चारा करो। मैं तुमको मुस्तकिल सहारा नहीं दे सकती। नौकरी की तलाश को निकली। घरेलू काम के लिए मुलाजमा जैसी नौकरी ही कर सकती थी, वो भी ना मिली। 2 छोटी बच्चियों का साथ था, जिनकी वजह से मुझे कोई अपने घर मुलाजमा रखने पर भी तैयार ना था। जबकि बच्चियां दूध के लिए रोती थीं। एक कोठी में मुलाजमा होने के लिए गई। ये किसी फोटोग्राफर का घर था। इससे मुझे बगौर देखा। कहने लगा अगर मॉडलिंग पर तैयार हो जाओ तो मुलाजमत मिल सकती है। सर्वेंट क्वार्टर भी रहने को मिल जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसा चेहरा लाखों में एक होता है। कुछ दिनों में मुफलिसी दूर हो जाएगी। ये इन दिनों का जिक्र है जब लड़कियों के लिए मॉडलिंग और अदाकारी मायूब समझी जाती थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी। पेट में रोटी थी और ना सर पर छत। राजी हो गई। इससे मेरे चंद फ़ोटो लिए और फिर मुझ पर दौलत के दर खुल गए। किस्मत ने यूँ मॉडल गर्ल बना दिया। मुझको किसी शय से भी ज़्यादा अपनी बच्चियों का पेट पालना मुकद्दम था। ये मेरी अशद ज़रूरत और मजबूरी थी। फिर इनकी अच्छी तालीम की खातिर रुपयों की हाजत थी। मैं दौलत कमाने की मशीन बनती गई और वक्त गुजरता गया। अब एक कोठी की मालिक थी। बच्चियाँ बड़ी हो रही थीं। वो अच्छा खाती, बेहतरीन पहनती और आला तालीमी इदारे में पढ़ रही थी। इनके शानदार मुस्तकबिल की खातिर मैंने किसी बात की परवाह ना की। इनके लिए घर में नौकर आया खानसामा थे और मेरे वार्डरोब नत नए फैशन डिज़ाइन के मलबूसात से भरे थे। अब मैं एक नई जगमग करती दुनिया में थी, जहां अमारत की चकाचौंध गरीबों को शर्माती थी। दौलत की रेलपेल थी। मेरे इशारों पर मशहूर मसनूआत बनाने वाली कंपनियां दौलत मेरे पाँव में रखती थीं। सभी कुछ मिल गया, मगर नवीद ना था और इनकी याद मेरे दिल में हरदम चुटकियां लेती थी। मुझको इनसे वाकई मोहब्बत थी। इनके साथ गुजारे दिन जन्नत का ख्वाब मालूम होते थे। जब शौहर से जुदाई का ख्याल रूह को मजरूह करता तो दिल बेबस हो जाता। वो मौसम सरमा की एक सर्द रात थी। 7 साल बाद मरियम के हमरा अचानक नवीद आ गए। मरियम मेरा घर जानती थी। इनको सामने देखकर आंखों पर यकीन न आ रहा था। सोच रही थी जब सुबह बच्चियां अपने बाप को देखेंगी तो इनका क्या रद्द अमल होगा। खुशी से पागल हो जाएंगी। नवीद को तमाम रात अपने ऊपर गुजरे दुखों का एक एक लम्हा बताती रही। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, ये सब मजबूरन किया है। अब तुम आ गए हो तो हरगिज़ घर से कदम नहीं निकालूंगी। मैं मॉडलिंग तर्क कर दूंगी और अपनी बच्चियों के लिए एक मिसाली माँ बन जाऊंगी। हम एक नए दौर का आगाज़ करेंगे। यकीन था कि नवीद अब हमारे लिए कुछ करेंगे, मेरी और मेरी बच्चियों की खातिर। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कोई बात नहीं, तुमने मॉडलिंग की है और मैं दुनिया घूम आया हूँ। कोई भी काम बुरा नहीं, बशर्ते कि आदमी खुद बुरा ना हो। दुनिया घूमने से मेरे ख्यालात में तब्दीली आ गई है। वो हमारे साथ कोठी में रहने लगे, लेकिन अब उनको बेकार बैठने से गर्ज थी। कमाने से कोई सरोकार ना रहा था। कहते थे भटकते भटकते थक गया हूँ, अब ज़रा आराम करना चाहता हूँ, सस्ताना चाहता हूँ, मुझे सांस लेने दो। इन्होंने इतना लंबा आराम किया कि आराम की सांसें ही रास आ गईं। मुझे कहते मॉडलिंग ना छोड़ना, अब इतनी मेहनत कर चुकी हो,
اپنے پیشے کو ترک مت کرنا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ میں بھی سن رسیدگی کی طرف جا رہی تھی۔ حسن میں وہ کشش، وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا، کیونکہ نئی خوبصورت تازہ روح لڑکیاں آ رہی تھیں۔ ان کی مانگ تھی، مجھ ادھیڑ عمر کا کیا کام؟ ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا بھلا تھا۔ بچیاں جوان ہو گئی تھیں۔ جب کمائی کا رستہ بند ہوتا گیا، نوید کو پھر سے جگانے لگی کہ بہت ہو چکا آرام، اب تم کچھ کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، تم مرد ہو، کما کر کھلانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو آدھی زندگی گنوا دی ہے۔ وہ میری زندگی کی بچی کچی خوشیوں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب اس نے کھل کر کہہ دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا مجھے، کمانے کی عادت نہیں رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں، یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، نوخیز چہروں کی مانگ ہوتی ہے نا، تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ لے لیں گی۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اسی خاطر میں نے کٹھن راستہ چنا تھا اور اتنے گشت اٹھائے تھے؟ اب میرے چمن کی ان نوخیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا۔ جب بھرم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی، تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں۔